हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके सो गाइस, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का जो फिज़िक्स का 6th चैप्टर है, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो इस वीडियो से हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र बोर्ड का जो है 11th क्लास का फिज़िक्स का। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड मतलब कि सॉरी फ्लूइड बोल रहा हूँ, सॉरी एक्चुअली में 12th में फ्लूइड है, यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स है, ठीक है। हम लोग है ना 12th के सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी लेकिन 11th की क्लास में क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, वो भी मैकेनिकल, ठीक है। तो उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए कुछ इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है कि क्या है क्या नहीं, वो सब हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में जस्ट रीड करता हूँ, ठीक है। सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। देखो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड किससे मेड होता है, कैसे मेड होता है, मेड अप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। सपोज करो, देखो ये एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, पांच एटम, छः एटम, सात, ऐसा एटम होते रहते जो एक दूसरे से एकदम क्लोज रहते, एकदम क्लोज होते। देखो ऐसा, ये है सॉलिड का एटम्स का स्ट्रक्चर, यह है सॉलिड का स्ट्रक्चर, सॉलिड का स्ट्रक्चर। लिक्विड में कैसे रहता है पता है आप लोगों को, लिक्विड में मतलब कि लिक्विड में कैसा होता है पता है आप लोगों को। देखो समझे कैसे रहता है, सॉलिड में कैसा है, देखो सब एक जैसा मिला हुआ है, लेकिन लिक्विड में कैसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे है। तो लिक्विड में ऐसा है। गैस में कैसे रहता है, गैस में भी देख लेते हैं ना, तीन मैटर होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। देखो ठीक है, इतनी दूरी पे, बहुत ज़्यादा दूरी पे, उसको क्या बोलेंगे, गैस। तो अभी समझ में आया, सॉलिड में पार्टिकल्स बोलो या एटम्स बोलो, जो भी बोलो, एटम्स या पार्टिकल बोलो, कैसे रहते हैं, एक दूसरे से एकदम क्लोज ही रहते हैं। और लिक्विड में कैसे रहते हैं, थोड़ा दूरी पे। गैस में बहुत ज़्यादा दूरी पे रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लिक्विड, सॉलिड और गैस का कुछ एटम्स के बारे में बातें करना, ठीक है। अब सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम बोल सकते हो। देखो ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम्स प्लेस्ड इन अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि एक दूसरे से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू अ सॉलिड, इफ एन एक्सटर्नल मतलब कि बाहर का फोर्स, सपोज करो मैं कोई सॉलिड में बाहर का फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, इज अप्लाइड टू अ सॉलिड, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर स्लाइटली डिस्प्लेस। तो जो उसके अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, जो ये एटम कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब ये जो उसके अंदर का एटम्स है ना, वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर सपोज करो ये देखो, ये इधर है ना, तो ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, मतलब कि ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा हिल जाएगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हिल जाएगा। अगर मैं बाहर फोर्स इसको लगाऊँ, अगर थोड़ा सा ऐसा फोर्स दबाऊँ, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा। या इसको घसीटूँ मैं, ये सॉलिड को पूरा ऐसा घसीटूँ, या पेन को देखो, पेन को मैं थोड़ा सा घसीट, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, मतलब कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट वो थोड़ा सा जगह अपना चेंज करेगा, थोड़ा सा जगह, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड करेंगे सॉलिड पर, तो उसके अंदर का जो एटम्स है या कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर स्लाइटली डिस्प्लेस एंड रीस्टोरिंग फोर्सेस आर डेवलप्ड इन अ। तो उसके अंदर कौन सा फोर्स डेवलप्ड होगा, रीस्टोरिंग फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, आर डेवलप्ड इन इट। तो वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाए, सॉलिड जो एटम्स है वो कैसे होंगे, डिस्प्लेस होंगे, और रीस्टोरिंग फोर्स आर डेवलप्ड इन, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, these restoring forces try to bring the constituents back to their equilibrium position। मतलब देखो, मैंने ये सॉलिड लिया, इस सॉलिड को मैंने बाहर से फोर्स लगाया, कैसे भी कुछ करके मैंने फोर्स लगाया। अब इसके अंदर का जो पार्टिकल्स है ना, वो अपनी जगह थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। क्या होगा, थोड़ा सा अपनी जगह चेंज करेगा, क्योंकि मैंने इसको घसीटा या मरोड़ा या कुछ किया,
तो सॉलिड का जो पार्टिकल्स है, जो कॉन्स्टिट्यूट, वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, लेकिन उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी है, रिस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप हुआ ना, वो हिलने के से रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या पड़ता है कि जो एटम वो यहाँ से हिला, मतलब कोई भी एटम हिला, तो उस एटम को अपनी जगह पे लिखाने के लिए, मतलब जहाँ पे था वहीं पे लिखाने के लिए वो फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है। समझ में आया रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या होता है? कि जो एटम जहाँ से हिला, डिस्प्लेस हुआ, उसको रिवर्स अपनी जगह पे लेके आने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई, दीज रिस्टोरिंग फोर्स ट्राई टू ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स बैक टू देयर इक्विलिब्रियम पोजिशन। इक्विलिब्रियम पोजिशन मतलब कि इनिशियल पोजिशन जहाँ पे वो था वहीं पे, ठीक है। सो दैट द सॉलिड कैन रीगेन इट्स शेप, दैट्स वाई वो अपनी शेप रीगेन करेगा। अगर मैं कोई सॉलिड को अगर ऐसा तोड़ मड़ोड़, वो अपनी जगह पे फिर आ जाएगा ना, फिर आ जाएगा। कैसे आएगा? वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही अपनी जगह पे फिर से आ जाता है। बट कुछ कुछ सॉलिड ऐसे होती है जो अपनी रीगेन नहीं कर पाता, मतलब जैसे उसको बनाओ तो वैसे में वो तब्दील हो जाता है, फिर उसके बाद वो अपनी रियल शेप में नहीं आता। बट कुछ कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि अगर मैं उसको कुछ करूँ, फोर्स अप्लाई करूँ, एक्सटर्नल फोर्स, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर जनरेट होता है। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है कि उसको ट्राई करता है कि वो जैसा पहले था वैसे ही हो जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसा स्प्रिंग को हम लोग दबाएंगे फिर छोड़ेंगे तो वो अपनी जगह पे फिर से ले लेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बेसिक है, थोड़ा याद होना चाहिए। अब when the deforming forces are removed, when the deforming forces are remove, मतलब कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स हम लोग रिमूव कर दिए, डिफॉर्मिंग फोर्स को हम लोग जो डिफॉर्म कर रहा था ना फोर्स, उसको हम लोग रिमूव कर दिए। द इंटर एटॉमिक फोर्सेस टेंड्स टू रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड द थस द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। जो ये डेफिनेशन, जो ये बोला है ना, वही चीज़ यहाँ पे भी बोला है, तो 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। ये समझ गए ना? रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है? ट्राई करता है कि जैसा शेप था वैसे ही करें। और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है कि जो मैंने सॉलिड पे फोर्स लगाया कोई भी, और सॉलिड पे फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स, तो वो उसके अंदर का जो एटम है, कॉन्स्टिट्यूएंट, वो अपनी जगह से हिलेगा। अब वो हिलेगा तो वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। अब वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है कि जैसा सॉलिड था पहले वैसे ही करने की कोशिश करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आने की ट्राई करता है। ठीक है, समझाइए नाउ। However, as we will see later, this is possible only within certain limit। अच्छा, मैंने ये पहले ही बता चुका है कि कुछ कुछ सॉलिड में होता है, हमेशा नहीं, ज़रूरी नहीं हर सॉलिड में ही होता है। कुछ कुछ सॉलिड में ऐसा होता है कि हम लोग अगर उसको कुछ तोड़े मड़ोड़े या फोर्स लगाए तो वो अपनी रीगेन से, मतलब जैसा पहले था वैसे ही हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि जैसे हम लोग जैसा उसको करेंगे कुछ वैसे वो नहीं, रीगेन नहीं करेगा, मतलब जैसा हम लोग बना दिए फिर वैसे ही रहेगा, फिर जैसा पहले था वैसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ट्राई करो, कोशिश करो कि मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, क्या बोलने की कोशिश करो, फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हो। देखो कि कोई भी सॉलिड आप उसको मैंने फोर्स लगाया तो उसका कुछ डिफॉर्मेशन होगा, उसका शेप चेंज होगा। तो वो जो शेप चेंज होगा, अगर उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है कि वो उसको जैसा ओरिजिनल शेप था वैसे लेके आने की कोशिश करता है। कि अगर वो ओरिजिनल शेप में आ गया तो ठीक है, और कभी कभी कोई सॉलिड नहीं आ पाता है, ठीक है, कभी कभी कोई आ पाता है, कोई कोई नहीं आ पाता है, तो उसी को बोलते हैं सर्टेन लिमिट। अगर वो लिमिट के अंदर है तो वो आ जाएगा, जैसा पहले था वैसे ही सॉलिड हो जाएगा। लेकिन अगर वो लिमिट के बाद है, क्योंकि लिमिट होना चाहिए ना कोई भी चीज़ की, अगर कैसा वाईफाई की भी कोई लिमिट है, अगर 5-6 मोबाइल चला रहे तो ठीक है, 6-7 मोबाइल चलाएंगे तो नहीं चलेगा। तो वैसे ही लिमिट है, अगर लिमिट के अंदर हम लोग फोर्स लगा रहे, जितना फोर्स लगाना चाहिए उतना लगा। अब ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो अपनी जगह, अपनी सॉलिड जैसे पहले था वैसा नहीं होगा, रहेगा ना। थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, लिमिट के अंदर लगाएंगे फोर्स, तो वो अपनी जगह जैसा पहले था वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर लिमिट के बाहर जाएंगे तो फिर वो अपनी जगह क्या बोलेंगे, अपना शेप जैसा था वो वैसा नहीं बना पाएगा, वो जैसा फिर कन्वर्ट होगा वो होते जाएगा। ठीक है, समझ में आई है? अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है वो देख लेते हैं हम लोग। देखो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, देखो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाता हूँ। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ सॉलिड, मैंने कोई भी एक फोर्स लिया, उसको अप्लाइड किया सॉलिड के ऊपर, द साइज और शेप मतलब या तो साइज या तो शेप, और बोथ साइज या तो शेप या तो दोनों। समझ में आ रहा है? बोथ का मतलब दोनों ना, साइज या शेप। चेंज ड्यू टू चेंजेस इन द रिलेटिव पोजिशन
ऑफ अ मॉलिक्यूल सच अ फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब जो कोई फोर्स अगर मैं उसको सॉलिड पे अप्लाइड कर रहा हूँ तो वो उसका साइज या तो शेप या तो दोनों चेंज कर रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। समझाइए, समझा कि नहीं समझाइए, समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन, व्हाट इज डिफॉर्मेशन? देखो, द चेंज इन शेप और साइज और बोथ, यहाँ पे भी वही चीज़, साइज शेप एंड बोथ। तो द चेंज इन शेप और साइज और बोथ ऑफ अ बॉडी ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। मतलब सिंपल, ये दोनों का मैं मिला के बताता हूँ कि ऐसा फोर्स अगर मैं सॉलिड पे अप्लाइड कर रहा हूँ तो उसका साइज शेप या बोथ दोनों चेंज कर रहा है, ऐसे फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन। तो वही चीज़ लिखा है, देखो यहाँ पे, द चेंज इन शेप और साइज और बोथ ऑफ अ बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। समझ में आया? ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को, इस टॉपिक में इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड में दो चीज़ होती है, एक होती है इलास्टिसिटी, एक होती है इलास्टिसिटी और एक होती है प्लास्टिसिटी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। इलास्टिसिटी क्या होती है पता है? कि अगर मैंने फोर्स लगाया सॉलिड के ऊपर, ठीक है, फिर वो उसने अपना शेप चेंज हुआ, लेकिन फिर उसको जब मैं फोर्स हटा दिया, फोर्स मैं जो लगा रहा था वो हटा दिया, तो वो अपनी जगह पे फिर से वैसी हो गई। मतलब फिर से जैसा, मतलब सपोज करो, देखो सॉलिड है ये, ठीक है, ये सॉलिड है, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया या फिर बाहर वाला फोर्स लगाया, ठीक है, इसका शेप कैसा हो गया? ऐसा हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया। फिर मैंने फोर्स हटा दिया, फिर से वो ऐसी हो गया। तो इसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। समझ में आया? और फॉर एग्जांपल एक और, अगर मैंने ये सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाया, फिर इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो ये ऐसा हो गया, फिर इसके बाद मैंने फोर्स को हटा दिया, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही है, जैसा मैंने बना दिया वैसे ही है, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। समझ में आ रहा है? सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, मैं अपने से बता रहा हूँ, कैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है मेरे को, बट फिर भी मैं अपना जितना हो सके 100% दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ सके। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? कि मैंने सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाया, उसका शेप चेंज हो गया, लेकिन मैंने फोर्स हटा दिया, जो फोर्स लगा रहा था हटा दिया, फिर से वो अपनी शेप में आ गया, जैसा था वैसे में आ गया, तो उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। और अगर मैंने वही सॉलिड को लिया, उसको फोर्स लगाया, उसका शेप ऐसा हो गया, फिर मैंने फोर्स हटा दिया, लेकिन अभी भी वो ऐसा ही है, जैसा है वैसे ही है, तो इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। मतलब वो परमानेंटली अपना शेप चेंज कर दिया, अब वो कभी ऐसा नहीं हो सकता, अब कभी वो ऐसा नहीं हो सकता, तो इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो अगर लिमिट के बाहर गया तो प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर लिमिट के अंदर है तो इलास्टिसिटी। तो इस लिमिट को क्या बोलते हैं पता है? ये लिमिट को क्या बोलते हैं? कि अगर लिमिट के अंदर है तो उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी, और अगर लिमिट के बाहर है तो उसको बोलेंगे प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो इस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर है फोर्स तो उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी, अगर इलास्टिक लिमिट के बाहर है तो उसको बोलेंगे प्लास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है वो भी बता दिया मैंने। समझ में आया? ठीक है, ना पढ़ते हैं अभी कुछ। हाँ, तो इलास्टिसिटी का पहले डेफिनेशन देख लेते। इफ़ अ बॉडी मतलब सॉलिड ले लो। इफ़ अ सॉलिड रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, मतलब मैंने फोर्स लगाया, फिर से वो अपना रीगेन कर लिया, रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब जो फोर्स से हम लोग उस शेप को डिफॉर्म कर रहे थे, फिर मैंने वो फोर्स को हटा दिया, लेकिन फिर से वो उसने रीगेन कर लिया, जैसा पहले था वैसे ही बन गया, तो डिफॉर्मिंग फोर्स। इट इज़ कॉल्ड अ इलास्टिक बॉडी। उस बॉडी को क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे? ऐसी बॉडी को बोलते हैं इलास्टिक बॉडी,
लेकिन ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। समझ में आ रहा है? जो रीगेन कर लेता अपनी शेप को, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं। मेटल्स, रबर, गॉड्स एक्सेट्रा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्पल भी पूछते हैं। ठीक है, अब परफेक्टली इलास्टिक देख लेते हैं। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है कि कंप्लीट रीगेन हो जाता है। क्या? कंप्लीट रीगेन हो जाता है, मतलब कंप्लीट 1000% तो 1000% रीगेन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। देखो सेम ही इलास्टिक है, ये भी इलास्टिक है। यहाँ पे परफेक्टली इसलिए बोला कि ताकि बोलते हैं ना हम लोग कि मतलब एक अच्छा इंसान होता है, एक परफेक्ट इंसान होता है। परफेक्ट मतलब कि वो मतलब जो अपना टाइम पे पूरा काम करता है, परफेक्ट है वो अपना। और एक होता है कि वो भी अपना काम करता है बट थोड़ा सा मतलब समझ गए ना, हाँ वैसा मतलब। ठीक है, परफेक्टली इसको बोलते हैं, नाम ही समझ में आ रहा है परफेक्टली। तो इफ़ अ बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली, क्या? कंप्लीटली एंड साइमल्टेनियसली अपॉन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब जैसे जैसे मैं फोर्स निकाल रहा हूँ जो लगाया था, और वो अपना शेप चेंज होते जा रहा है, अपना शेप रीगेन होते जा रहा है, मतलब जैसा है वैसा होते जा रहा है, उसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। देन इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। समझा ये? तो आई होप समझ में आ रहा हो इलास्टिसिटी क्या है, समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी क्या है बता दिया हूँ कि जो अपना शेप रीगेन नहीं कर सकता है। ठीक है, इफ़ अ बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, समझ में आ रहा है? जो मैंने बोला वही है। इफ़ अ बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एंड रिटेन इट्स अल्टर्ड शेप और साइज अपॉन रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। सिंपल वर्ड्स, जो बॉडी रीगेन नहीं कर सकता अपने शेप एंड साइज को, जैसा था पहले नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। बहुत इजी चैप्टर है ये, और बहुत बोलते हैं ना, बहुत अगर समझ में आया तो बहुत ये चैप्टर बहुत इजी है, और नहीं समझा तो बहुत हार्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल भी है, क्ले, पुट्टी, प्लास्टिसाइन, थिक, मॉड एक्सेट्रा, ये सब है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट है, मैंने नोट करके लिखा हुआ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है, देयर इज़ नो सॉलिड विच इज़ परफेक्टली इलास्टिक। ऐसा दुनिया में कोई सॉलिड नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक रहे, परफेक्टली इलास्टिक रहे या परफेक्टली प्लास्टिक हो। परफेक्टली इलास्टिक हो या प्लास्टिक प्लास्टिक है ही नहीं सॉलिड। ठीक है, देयर इज़ नो सॉलिड विच इज़ परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। समझ में आया? ठीक है, ये तो नॉलेज की बात हो गई। अब मेन आते हैं हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्या है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सिंपल। अब पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस से कुछ आप लोग को तो मालूम होगा, स्ट्रेस आजकल दुनिया में बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होता है। ठीक है, स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस क्यों आता है? क्यों आता है स्ट्रेस, बताओ? कोई भी इंसान को स्ट्रेस आता है तो मतलब कुछ गलत कर लेता ना, करना नहीं चाहिए, बहुत गलत है, बट बता रहा हूँ मैं समझाने के लिए कि जब भी कोई इंसान को स्ट्रेस आता है तो पहले क्या आता है उसको? फोर्स आता है। कोई भी फोर्स अगर हमारे ऊपर कोई फोर्स करता है तभी हमको स्ट्रेस आता है ना। अगर माँ बाप किसी बच्चे के ऊपर फोर्स करेंगे तभी उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कि डायरेक्ट स्ट्रेस आता है? डायरेक्ट स्ट्रेस आता है क्या? नहीं आता है। पहले माँ बाप फोर्स करेंगे तो उस बच्चे के ऊपर स्ट्रेस आएगा, या कभी कभी टीचर फोर्स देगा तब उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा बच्चे के ऊपर। तो पहले फोर्स आता फिर स्ट्रेस आता। तो स्ट्रेस का जो स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस, हाँ ठीक है, स्ट्रेस कब आता है? पहले फोर्स आएगा तो उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा। अब स्ट्रेस अगर माइंड पे आया तो माइंड हम लोग बोलते हैं ना, देखो इसको दिमाग में स्ट्रेस है या दिमाग में फोर्स आ गया इसके, तो एरिया, दिमाग मतलब एरिया, बॉडी का कोई एरिया है ना। माइंड जो है ये बॉडी का एक पार्ट है, मतलब एरिया बॉडी का। तो स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला पता है? फोर्स अपॉन एरिया। सिंपल, समझ में आया ना? फोर्स क्यों? कोई भी फोर्स देंगे तभी स्ट्रेस आएगा ना, कोई भी इंसान को भी या कोई भी चीज़ को भी, सॉलिड को भी। जब फोर्स देंगे तभी स्ट्रेस आएगा। तो फोर्स देंगे और कितने एरिया में दिए, जहाँ स्ट्रेस दिए वहीं पे। अगर माइंड में दिए स्ट्रेस तो माइंड में, दिल में स्ट्रेस दिए तो दिल में फोर्स आया, सॉरी, अगर फोर्स दिल में दिए तो दिल का एरिया, माइंड में दिए तो माइंड का एरिया। ये ह्यूमन बीइंग का बता रहा हूँ। अपना सॉलिड में अगर जहाँ पे एरिया, जहाँ पे स्ट्रेस देंगे, फोर्स देंगे, उस वो एरिया, ठीक है, वो एरिया। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला समझ में आया? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स, जो फोर्स हम लोग लगाए हैं सॉलिड के ऊपर, डिवाइड बाय एरिया। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। याद आ जाएगा फॉर्मूला, एफ अपॉन ए।
डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस, इज कॉल्ड स्ट्रेस। समझ में आया? ये है डेफिनेशन। अच्छा, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या रहेगा? फोर्स अपॉन एरिया है ना, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक और यूनिट याद कर लो आप लोग, स्ट्रेस का पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल, पीए, जिसको पीए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पीए से। ठीक है, इसका डायमेंशन भी याद कर लो, L-1 M1T-2। ठीक है, ये डायमेंशन याद करना पड़ेगा। ओके, स्ट्रेन, स्ट्रेस की बात हो गई ना स्ट्रेस की बात। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? देखो, जो भी हम लोग सॉलिड को, जो भी अगर हम लोग ने फोर्स दिए तो उसने अपना डायमेंशन चेंज किया, उसने अपना डायमेंशन चेंज किया। सपोज करो लेंथ अगर मैंने सपोज करो अगर कोई भी चीज़ को दबाया तो पहले उसकी लेंथ इतनी थी, फिर उसकी इतनी हो गई, तो लेंथ चेंज हुई ना। तो चेंज इन डायमेंशन मतलब कि लेंथ में भी चेंज हो सकता है, एरिया में भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है। मतलब बोल नहीं सकते ना, इसलिए मैंने यहाँ पे डायमेंशन लिखा हूँ। डायमेंशन मतलब कुछ भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, शेप भी हो सकता है, शेयर भी हो सकता है, जो भी है हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस को बोलते हैं स्ट्रेन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन को बोलते हैं स्ट्रेन। का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन। देखो, रेशो का मतलब डिवाइड में चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, ये चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन मतलब सबको लेंथ सपोज करो, अगर लेंथ में चेंज हुआ तो लेंथ, ऊपर लेंथ आएगा, ओरिजिनल डायमेंशन भी लेंथ ही रहेगा। तो लेंथ अपॉन लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। यहाँ पे भी लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर कैंसल, यूनिट बचा कुछ, स्ट्रेन का यूनिट आया क्या? नहीं आया, तो इट हैज़ नो यूनिट्स। अब जब यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन रहेगा क्या? तो मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि इफ़ देयर इज़ नो यूनिट्स देयर इज़ नो डायमेंशन। मतलब कि अगर वो यूनिट लेस है तो वो डायमेंशन लेस भी रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रेन इज़ अ डायमेंशन लेस क्वान्टिटी एंड यूनिट लेस क्वान्टिटी। और स्ट्रेस क्या रहता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन भी उसका रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन का कुछ टाइप्स है, वो टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ओके। सो गाइस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस। ठीक है, पहला टाइप क्या है पता है? टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। दोनों को लेके चलेंगे हम लोग, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहला स्ट्रेस का देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेस पहला है ना, स्ट्रेन बाद में। ठीक है, स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय अ डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, एक्टिंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ अ बॉडी और अ रॉड इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग हो रहा है लेंथ के ऊपर, किसके ऊपर? लेंथ के ऊपर, उसके लेंथ को हम लोग घसीट रहे, फोर्स को देखो, फोर्स को मैं ऐसा घसीट रहा हूँ। अच्छा, कोई भी चीज़ को ऐसा देखो, ये पेन ले लो, ये पेन को अगर मैं घसीट रहा हूँ तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, या फिर मैं इसको दबा रहा हूँ, थोड़ा ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, पूरा दबा रहा हूँ, तो उसकी लेंथ छोटी होगी। मतलब बड़ाई छोटाई जो भी है वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो बड़ी छोटी हो रही है तो उसकी लेंथ में कुछ डिफेक्ट आ रहा है, उसकी लेंथ साइज शेप, मतलब उसकी लेंथ साइज जो है वो बड़ी छोटी हो रही है, तो उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब कि अगर लेंथ के मामले में कुछ है, अगर लेंथ में कुछ आ रहा है, मतलब डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं समटाइम्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं उसको? टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या होता है ये कि डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग अलोंग द लेंथ ऑफ अ बॉडी के लेंथ के अगर अलोंग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। अब वहाँ पे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, मतलब जो लेंथ चेंज हुआ, वो लेंथ को चेंज होने को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन ही बोलते हैं। तो द स्ट्रेन प्रोड्यूस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन किसको बोलते हैं? समझ में आया ना? ठीक है, नाउ पहला पार्ट पहला पार्ट है टेंसाइल स्ट्रेस। देख लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव, क्योंकि 2 टाइप हो चुका है। टेंसाइल का मतलब क्या होता है? टेंसाइल का मतलब देखो, ये ऑब्जेक्ट है,
ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहाँ से घसीट रहा हूँ, यहाँ से घसीट रहा हूँ, ऐसा खींच रहा हूँ, ऐसा यहाँ से खींच रहा हूँ, दोनों साइड से ऐसा ऐसा घसीट रहा हूँ, एकदम तेज से ऐसा घसीट रहा हूँ दोनों से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टेंसाइल। क्या बोलते हैं उसको? टेंसाइल। और कॉम्प्रेसिव क्या होता है पता है? कि अगर मैंने यहाँ से इसको मिला रहा हूँ, कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ को कॉम्प्रेस करते हैं ना, कॉम्प्रेस करो भाई, इसको कॉम्प्रेस करो, तो मैं इसको कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, तो कॉम्प्रेस में इसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। दोनों स्ट्रेस ही है, लेकिन एक है टेंसाइल स्ट्रेस मतलब घसीट रहा है, और दूसरा कॉम्प्रेस कर रहा है, दबा रहा है, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? दोनों का फॉर्मूला सेम है, F/A, इधर पे भी F/A, टेंसाइल स्ट्रेस F/A, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस F/A। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, बट मतलब अलग है। एक टेंसाइल घसीटता है, कॉम्प्रेसिव क्या करता है? दबाता है, ठीक है। डायरेक्शन याद रखना, ठीक है। तो देख लेते हैं, व्हेन अ रॉड इज पुश्ड एट टू एंड्स, मतलब मैं एक रॉड को पुश कर रहा हूँ, दोनों को ऐसा पुश कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, ऐसा दबा रहा हूँ, विथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज इट्स लेंथ डिक्रीज। उसकी लेंथ क्या होगी बताओ मुझे, उसकी लेंथ डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, अच्छा हुआ, ठीक है, अच्छा हुआ, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम आना, देखो पहले लेंथ इसकी इतनी थी, अब मैं फोर्स से घसीट रहा हूँ, ये रॉड है ना, ये रॉड को मैं घसीट रहा हूँ, तो पहले उसकी लेंथ एल थी, अब क्या हो गई? एल भी है और डेल्टा एल भी है ना। डेल्टा एल चेंज हुआ, यहाँ से थोड़ा बढ़ा, तो उसको सपोज करो, ये लेंथ को सपोज करो डेल्टा एल है, ये लेंथ तो एल ही है, ये लेंथ जो बढ़ गया है, जो ये बढ़ गया घसीटने से, तो उसका हो गया डेल्टा एल, ठीक है। तो अगर हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो लेंथ बढ़ेगा, लेकिन कॉम्प्रेसिव मतलब कि पहले इतना था, मैंने इसको दबाया, दोनों साइड से ऐसा दबाया, तो अब ये इतना था फिर इतना हो गया, इसमें देखो बड़ा है, इसमें इतना था फिर इतना हो गया, अभी ये पहले इतना था फिर इतना हो गया, तो डेल्टा एल कम हुआ, क्या कम हुआ? डेल्टा एल। तो इसमें क्या हो रहा है? लेंथ डिक्रीज हो रही है, इसके अंदर क्या हो रहा है? लेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो व्हेन अ रॉड इज पुश्ड एट टू एंड्स विथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इट्स लेंथ डिक्रीज। लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। पुश कर रहे हैं ना हम लोग, पुल करेंगे तो इंक्रीज होगी। द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। सिंपल, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का अगर डेफिनेशन पूछा तो ये लिखना, और अगर टेंसाइल स्ट्रेस का आप लोग पूछेंगे तो पीछे लिखे थे ना हम लोग ने, वही है टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो दोबारा लिखने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। और ये डायग्राम भी है टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, समझ में आया। अब स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन जो होता है क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? लेंथ चेंज हो रहा है, क्योंकि लेंथ की बात करें ना हम लोग, बोले टेंसाइल मतलब कि लेंथ की बात करेंगे पहले हम लोग। तो देखो लेंथ कितना चेंज हुआ? चेंज इन डायमेंशन, डेल्टा एल लिख दिया। ओरिजिनल डायमेंशन कितना था? ओरिजिनल लेंथ कितना था, मतलब ओरिजिनल लेंथ कितना था? कैपिटल एल, तो एल। यहाँ पे भी चेंज इन डायमेंशन डेल्टा एल ही है, डेल्टा एल। ओरिजिनल डायमेंशन क्या था? एल था। ओरिजिनल लेंथ कितना था? एल ही था। तो स्ट्रेंथ तो दोनों सेम आ रहा है, समझ में आ रहा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एल अपॉन एल। टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन एल। द स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय अ टेंसाइल डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन। तीन नाम है, टेंसाइल बोलो, लॉन्जिट्यूडनल बोलो या लीनियर बोलो, मतलब लीनियर, ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप कौन सा है? वॉल्यूम। अब लेंथ का पहले क्या हुआ था हम लोग का? टेंसाइल मतलब लेंथ के ऊपर बात करेंगे। अब किसके बारे में बात करेंगे पता है? वॉल्यूम चेंज। क्या होगा? वॉल्यूम का चेंज होगा, ठीक है। तो व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो अभी जो बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, द स्ट्रेस इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वो प्रोड्यूस इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। तो ऐसा फोर्स जब हम लोग लगा रहे हैं तो वो बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे जो स्ट्रेस है उसको बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन प्रोड्यूस इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन अभी हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। समझ में आया क्या है ये वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। नाउ पहला देखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस देखेंगे, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक भी बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, दूसरा नाम, ठीक है। नाउ let F be a force acting perpendicular to the entire surface of the body
if acts normally and uniformly all over the surface area A of the body, such a stress which produce change in size but no change in shape is called volume stress. मतलब कि उसके साइज में चेंज हो रहा है बट उस नो चेंज इन शेप में चेंज नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस. ये है वॉल्यूम स्ट्रेस का डेफिनेशन जो मैंने बता दिया. ठीक है, तो याद करना पड़ेगा. और वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला भी सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, क्योंकि स्ट्रेस है ना तो फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेस प्रोड्यूस चेंज इन साइज विदाउट चेंज इन शेप. वॉल्यूम स्ट्रेस क्या करता है, चेंज करता है साइज को बट चेंज विदाउट चेंज इन शेप को चेंज नहीं करता. इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिक और हाइड्रोस्टैटिक वॉल्यूम स्ट्रेस. समझ में आ रहा है. नाउ सेकेंड, वॉल्यूम स्ट्रेन. वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. पहले वॉल्यूम देखो इतना था, फिर इसको मैंने फोर्स लगाया, बहुत फोर्स लगा, दबाया, उस बॉल को मैंने दबाया, तो वॉल्यूम कितना हो गया, डेल्टा वी बोल दो, या तो वी डैश बोल दो या तो डेल्टा वी. तो डेल्टा वी अपॉन वी ओरिजिनल, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. यही डेफिनेशन है ना. स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. अब डायमेंशन मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम है ना. तो डेल्टा वी अपॉन वी. डेफिनेशन भी देख लेते हैं. अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द इंटायर सरफेस ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूस अ वॉल्यूम स्ट्रेन. ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन. नाउ ये डायग्राम बनाया हुआ है. ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेस भी हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेन भी हो गया. अब हम लोग बात करेंगे थर्ड टाइप का, शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन. शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन. व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप ऑफ अ बॉडी. अब तक जो भी हो रहा था ना दो टाइप में, वो लेंथ चेंज हो रहा था, वॉल्यूम चेंज हो रहा था, मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो साइज चेंज हो रहा था. लेकिन अब जो है उसका शेप चेंज होगा. अब जो है उसका शेप चेंज होगा. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस चेंज इन द शेप ऑफ अ बॉडी, शेयरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोड्यूस. जब उसका शेप चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, लेकिन शेयरिंग स्ट्रेस उसको बोलेंगे. और स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा लेकिन इसको क्या बोलेंगे, शेयरिंग स्ट्रेन बोलेंगे. समझ में आ रहा है. नाउ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में. ठीक है, ये देखो ये है प्लेन. अब इसको मैंने शेयर किया, थोड़ा सा शेयर किया, तो उसका डायरेक्शन देखो कैसा हो गया, अभी ऐसा हो गया है ना. थोड़ा सा शेयर किया तो इसका डायरेक्शन, अब कोई एंगल से कोई वो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, शेप चेंज होगा एंगल से. तो ये टीटा, पहले उसका लेंथ एल था, फिर मैंने उसको शेप चेंज किया तो उसका एंगल टीटा हो गया. और जो लेंथ उसने चेंज किया वो डेल्टा एल है. क्या चेंज किया, डेल्टा. तो शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेस का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फोर्स अपॉन एरिया ही रहेगा. ठीक है, सपोज यहाँ पे कुछ बातें वो पढ़ लेते हैं यहाँ पे. सपोज ए बी सी डी इज़ द फ्रंट फेस ऑफ अ क्यूब. ये फ्रंट फेस ऑफ द क्या है, क्यूब है. ठीक है, ठीक है, वो तो दिख भी रहा है. अ फोर्स एफ इज अप्लाइड टू द क्यूब सो दैट द बॉटम ऑफ द क्यूब इज फिक्स. मतलब एफ को मैंने अप्लाई किया सो दैट द बॉटम ऑफ द क्यूब इज फिक्स एंड ओनली द टॉप सरफेस इज स्लाइटली डिस्प्लेस. तो देखो ये जो बॉटम सरफेस है वो हिल रहा है क्या, नहीं हिल रहा. क्या हिल रहा है, टॉप सरफेस क्या हो रहा है, हिल रहा है. देखो देखो ये इसको मैंने ऐसा फोर्स लगाया तो ये थोड़ा सा हिल जाएगा, तो एंगल से हिलेगा. और जो लेंथ उसने डिस्प्लेस किया वो डेल्टा एल रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ओनली द टॉप सरफेस इज स्लाइटली डिस्प्लेस, सच फोर्स इज कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स. इसको इस फोर्स को बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स. तो स्ट्रेस के बारे में बात हो गई. सिंपल है, स्ट्रेस तो बदलेगा ही नहीं, फोर्स अपॉन एरिया ही रहेगा, कभी भी याद रखना. ठीक है, अब जो बदलेगा वो शेयरिंग स्ट्रेस रहेगा. ठीक है, वो देख लेते हैं शेयरिंग स्ट्रेस. ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ शेयरिंग स्ट्रेस का डेफिनेशन है ये. द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप ड्यू टू द अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस, और जिसको हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं. समझ में आया. नाउ अब मेन इंपॉर्टेंट है शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, क्योंकि स्ट्रेस का भी चेंज नहीं होता, फोर्स अपॉन एरिया ही रहता है. शेयरिंग स्ट्रेन देखने को तो देखो देयर इज़ अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल. देखो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ था ना, लेंथ चेंज हुआ था तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो देयर इज़ अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल ऑफ द बॉटम फेस एंड द टॉप फेस ऑफ द क्यूब. सच रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू सरफेसेस इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन.
तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या आएगा शेयर स्ट्रेन का, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल। और डेल्टा एल अपॉन एल क्या होगा, टेन थीटा। कैसे कैसे पूछो कैसे, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल के अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है टेन थीटा। तो देखो एंगल के अपोजिट क्या है, डेल्टा है कि नहीं, अपोजिट डेल्टा एल अपॉन क्या होगा, एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या है, तो डेल्टा एल अपॉन एल आया, टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल आया, तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे टेन थीटा, डेल्टा एल अपॉन एल क्या लिखा, टेन थीटा, है ना। और टीटा इज इक्वल टू टीटा हो जाएगा, कब टीटा हो जाएगा, व्हेन द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल इज़ वेरी स्मॉल। जब डेल्टा एल बहुत छोटा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, तो टेन टीटा वो इक्वल टू हो जाएगा टीटा के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, टीटा। ठीक है, तो ये तीन टाइप है, यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग चालू करेंगे अपना हुक्स लॉ। ये बहुत ही बोलते बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंजीनियरिंग में भी बहुत बार पूछा है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत इजी भी है, ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट तो बहुत हार्ड रहेगा, बहुत ईजी है। ठीक है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग ना। अब अभी तक हम लोग ने कौन दो इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करी, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बात करी। तो स्ट्रेस और स्ट्रेस का जो रिलेशन बताता है ना, वो हुक्स लॉ बताता है। हुक्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने बताया था ये, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम दे दिया हुक्स लॉ। क्या नाम है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बताया, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन बताया। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि स्ट्रेस जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। डायरेक्टली का मतलब समझ में आता है ना, जो सामने रहते हैं। और एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। एक क्या होता है बता देता हूँ, एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है मालूम आपको, कि जो सामने नहीं रहेगा, जो अपॉन में रहेगा। सपोज करो ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, या स्ट्रेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, वो अपॉन में रहेगा। और डायरेक्टली में क्या रहता है, डायरेक्टली में क्या होता है, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब सामने जो सामने। वैसे ही स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। किसने स्टेटमेंट दिया, ये हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का कोई स्टेटमेंट पूछेगा कि व्हाट इज़ हुक लॉ, तो स्टेटमेंट लिखना विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट देखो ये भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। विद इन इलास्टिक लिमिट मैंने बताया, लिमिट इलास्टिक लिमिट मैंने बता चुका हूँ कि जो लिमिट के अंदर रहे उसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो लिमिट के अगर बाहर रहेगा तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इसलिए उसने यहाँ पे कंसीडर किया कि विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर है तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। समझ में आ रहा है, फिर से बताता हूँ। इलास्टिक लिमिट के अगर अंदर है तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पे लिखा हुआ भी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए इज इक्वल टू और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये स्ट्रेन मल्टीप्लाई है, अगर मैं स्ट्रेस के नीचे भेज दूँ स्ट्रेन को तो डिवाइड में हो जाएगा। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये कौन बताया, हुक्स लॉ। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, याद रखना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम लोग को मिला था उस कांस्टेंट क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो कभी कभी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डेफिनेशन भी पूछ लेता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया। इट इज़ द रेशियो, रेशियो का मतलब अपॉन में, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ किसकी रेशियो, स्ट्रेस टू कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, या स्ट्रेस टू स्ट्रेन भी बोलेंगे तो भी चलेगा। इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आया, ठीक है। अब इलास्टिक लिमिट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, मैंने अपने लैंग्वेज में तुम लोग को बता दिया कि ऐसी लिमिट जिसके बाद अगर हम लोग फोर्स लगाए तो वो प्लास्टिक हो जाएगी, मतलब कि वो फिर अपना रीगेन शेप नहीं कर पाएगी, उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। कि इसके अंदर अगर फोर्स लगाएंगे, इसके लिमिट में रह के फोर्स लगाएंगे तो वो अपना रीगेन शेप कर लेगी, लेकिन उसके बाहर अगर ज़्यादा फोर्स लगा दिए और लिमिट के बाहर चले गए तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस क्या बोलते हैं,
प्लास्टिक, मतलब वो अब रीगेन नहीं कर, अपना जैसा पहला शक्ल था वैसा नहीं हो पाएगा, वैसा शेप में नहीं आ पाएगा। इट डज़ नॉट रीगेन इट्स शेप। तो इस लिमिट का डेफिनेशन लिख दो यहाँ पे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जहाँ तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा, अप टू विच, तो ऐसे लिमिट को बोलते हैं इस कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। ठीक है, कभी कभी डेफिनेशन पूछता है इसीलिए लिख दिया हूँ। ठीक है, स्ट्रेस हुक्स लॉ का जो डायग्राम है वो ये है। स्ट्रेन वाई एक्सिस में रहेगा, स्ट्रेस एक्स एक्सिस में रहेगा। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। ये डायग्राम का मतलब क्या है, देखो ना, देखो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, देखो स्ट्रेस बढ़ रहा है, सॉरी स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, क्योंकि देखो वाई का डायरेक्शन भी बढ़ रहा है, एक्स भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है। देखो देखो जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देखो यहाँ से ऐसा हो रहा है ना, तो देखो यहाँ से ऐसा हो रहा है, और स्ट्रेस भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देखो ऊपर जा रहा है, तो स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये है हुक्स लॉ का डायग्राम, कर्व जिसको बोल देंगे, हुक्स लॉ का कर्व। अब इलास्टिक मॉड्यूल्स, ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब देखो जो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो था ना, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये 3 टाइप के, ये जो कांस्टेंट था ना, जो कांस्टेंट पीछे हम लोग देखे जिसको हम लोग मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, ये 3 टाइप है। क्यों 3 टाइप है पता है, क्योंकि हम लोग ने पढ़े कि 3 टाइप का स्ट्रेस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, है ना, पढ़े कि नहीं पढ़े पीछे, वैसे इसकी वजह से 3 टाइप के यहाँ पे कांस्टेंट भी है, जिसको आप लोग मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन शेप, हैंस वी हैव 3 मॉडुले ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आया, तीन टाइप है ना, इसीलिए 3 टाइप का मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी है कि अगर लेंथ में चेंज हो रहा है तो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ये रहेगा, अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ये रहेगा, अगर शेप में चेंज हो रहा है मतलब शेयरिंग हो रहा है तो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी कुछ और रहेगा। तो वो हम लोग पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो का पार्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, समझ में आया। तो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी करस्पॉन्डिंग टू ईच टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो यहाँ तक का था मेरा इस वीडियो का था। आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो 3 टाइप के जो इलास्टिक मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी है वो हम लोग देखेंगे कि चेंज इन लेंथ में कौन सा इलास्टिक मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी यूज़ करेंगे, और चेंज इन वॉल्यूम में कौन सा मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी देखेंगे, और चेंज इन शेप में कौन सा मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी आएगा, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप जो अभी तक पढ़ाया हो वो समझ में आया हो, और अगर नहीं समझा तो वीडियो को प्लीज़ रिवाइंड करके देखिए, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग पुराने हैं प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, एंड जो लोग दोनों हैं वो लोग लाइक कीजिए, और अपना कमेंट में सजेशन बता सकते हैं कि आप लोगों को समझा कि नहीं समझा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।